नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 12वां वीडियो है और मूल अधिकार का ये जो है 7वां वीडियो है। देखिए, मूल अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के 22 भागों में से भाग 3 में आता है, इसीलिए इस वीडियो का नाम जो हो जाता है वो 3.7 हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सभी प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इस वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो होगी वो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हो जाएगी और उसी का जो लिंक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाए। और ये वीडियो जो है फंडामेंटल राइट्स का आखिरी वीडियो है। इसके बाद अगर आप लोग को कोई भी डाउट होती है इन फंडामेंटल राइट्स से और इनमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो देखिए, नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये दी गई है अनुच्छेद 19(1) के क में, यानी 90 आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो डिस्क्राइब करता है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है आर्टिकल 19(1)(a) और इस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं आर्टिकल 19 के 2 में। और 19 के 2 में 6 ग्राउंड दिए गए हैं जिनके आधार पर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ग्राउंड हैं। तो यहाँ पर जो ग्राउंड दिए गए हैं उसमें पहला ग्राउंड है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा यानी भारत की सुरक्षा के लिए अगर संप्रभुता और अखंडता पे कोई ऐसा आक्षेप करता है अपने शब्दों के द्वारा और अपने अभिव्यक्ति के द्वारा तो उस पर उस चीज़ के लिए रोक लगाई जा सकती है। तो पहला ग्राउंड हो जाएगा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी राज्य की सुरक्षा। ठीक है, तो ये पहला ग्राउंड हो जाता है। दूसरा है यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, यानी जो हमारे विदेशी राज्य हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, उन संबंधों को खराब करने और उस तरह की कोई भी अगर स्टेटमेंट कोई नागरिक देता है तो उसकी स्टेटमेंट को रोका जा सकता है उसे देने के लिए, तो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है यहाँ पर नागरिकों पे। तो ये सेकंड ग्राउंड हो जाएगा। थर्ड ग्राउंड है यहाँ पर पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये तीसरा ग्राउंड हो जाता है। चौथा ग्राउंड जो है वो डिसेंसी एंड मोरलिटी के आधार पर, यानी शिष्टाचार और सदाचार के हितों को बनाए रखने के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। पांचवा ग्राउंड जो है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना से बचने के लिए, अवमानना को रोकने के लिए भी इस तरह की जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और जो छठा ग्राउंड है ये डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर हम लोग देखेंगे कि क्रिमिनल इंटीमिडेशन या इस तरह की मानहानि के जो मामले रहते हैं उन चीज़ों को भी रोकने के लिए, क्योंकि आपराधिक मामला हो जाता है और 500 आईपीसी के सेक्शन 503 में इस चीज़ की बात भी कही गई है। तो ये इसी तरह के जो वक्तव्य दिए जाते हैं उनको रोकने के लिए भी इस आधार पर उनको रोका जा सकता है और इसीलिए इसको आपराधिक भी बनाया गया है। तो ये 6 ग्राउंड जो हैं ये दिए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 19(2) में, यानी जो भी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 में हमको ग्राउंड दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म के लिए, टू फॉर्म एसोसिएशन के लिए, मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया विदाउट रिस्ट्रिक्शन के लिए दिए गए हैं और रिसाइड करने के लिए इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन, तो इन सभी के रिस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। तो रिस्ट्रिक्शन किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 19(2) में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का रिस्ट्रिक्शन दिया, उसी तरह से 3, 4, 5, 6 इन सभी में रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं जिसके आधार पर जो है यहाँ पर युक्त बट यहाँ पर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं हमने। तो क्वेश्चन में ऑप्शन ए है भारत की संप्रभुता। बिल्कुल संप्रभुता के आधार पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, यानी भारत की जो सुरक्षा है और सुरक्षा कौन सी, भारत उसके आधार पर संप्रभुता और अखंडता पर अगर कोई हानि पहुँचाया जा रही है तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये सुरक्षा का पार्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ बिल्कुल लगाई जा सकती है। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी लगाई जा सकती है रिस्ट्रिक्शन, और न्यायालय यानी न्यायपालिका की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी के आधार पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और अवांछनीय अवलोचना, तो यहाँ पर आलोचना, तो यहाँ पर अवांछनीय आलोचना के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे, क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट ये जो क्रिटिसिज्म है ये डिफेमेशन में नहीं बदलना चाहिए। अगर डिफेमेशन में बदल जाता है या क्रिमिनल इंटीमिडेशन में बदलता है तो ये आपराधिक हो जाएगा, तब इस आधार पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? बिल्कुल यहाँ पर ये सीधा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कानून के समक्ष समानता जो है वो दी गई है आर्टिकल 14 में। ठीक है, और यहाँ पर आर्टिकल 13 भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया कि एनी लॉ विद कंसिस्टेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज वॉइड। सो यहाँ पर वॉइड की बात की गई, यानी कोई भी ऐसा
अधिनियम है जो कि फंडामेंटल राइट को या तो जो है डेरोगेट करता है या उसको जो है सूक्ष्म करता है या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है किसी तरह का, तो वो शून्य हो जाता है। इस तरह की बात यहाँ पर आर्टिकल 13 में की गई है। और आर्टिकल 15 जो है उसमें बात की गई है कि मतलब यहाँ पर जो नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर, यानी यहाँ विभेद से सुरक्षा दी गई है आर्टिकल 15 में। और 16 जो है वो सार्वजनिक पोस्ट और जो जॉब्स हैं, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की है, यानी कि जो सार्वजनिक लोक नियोजन है उन पर सभी को समानता का अवसर दिया जाए, तो ये 16 में बताया गया। यानी यहाँ पर जॉब्स की बात की इक्वलिटी में, और यहाँ पर सामाजिक संस्थान यानी शिक्षा संस्थान, साथ में ऐसे संस्थान जहाँ होटल है, नलकूप है, वहाँ पर सभी को समान दर्जा, ये 15 में बताया गया। 13 में हम लोग बात कर लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल 13। और 14 में समानता के यहाँ पर अधिकार, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, यानी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अपराध के लिए समान तरीके का दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा यानी सभी लोग कानून के समक्ष समान होंगे, बराबर होंगे, चाहे वो रईस हो या अमीर हो या गरीब हो, कोई किसी भी तरह का व्यक्ति है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से, तो यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, किस रिट को जारी किया जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस रिट जारी की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परमादेश जो है ये रिट ऐसी रिट होती है जिसमें कि अधिकारियों को उनके कार्य को निर्वहन करने के लिए जो है ये रिट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। बाकी अधिकार पे इच्छा यानी कि व्हाट्स योर राइट ऑन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक पद पर विलीन है, जो है बैठा हुआ है और उस जो पद से उसमें जो है उसका अधिकार नहीं है उस पद को ग्रहण करने का, या उसकी अधिकारता पूछने का जो राइट है वो इस रिट में दिया गया है। यहाँ पूछा जा सकता है क्या आपके व्हाट्स योर अथॉरिटी, क्या आपका इस पर अधिकार है इस पद को ग्रहण करने का। तो ये इसके आधार पर भी सार्वजनिक पदों से ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है जो उस पद पर बैठने योग्य नहीं है। बाकी यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पर प्रतिषेध, यानी अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में और वो जो लगता है न्यायालय को कि ये हमारे यहाँ सुना जाना चाहिए, यानी यहाँ ये रोक देना चाहिए ये प्रक्रिया, और न्यायालय स्वयं इसको सुनने के लिए संज्ञान ले सकता है, तो यहाँ प्रतिषेध, यहाँ प्रोविजन लगाया गया। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी व्यक्तिगत कोई व्यक्ति है जो कहीं पर डिटेन किया गया इलीगल तौर पर, तो उसको छुड़ाने के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया। देखिए विधि की सम्यक प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो है वो किस अनुच्छेद में जो है उसको सम्मिलित किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आर्टिकल 21, यानी आर्टिकल 21 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो ऐसा अधिकार है ये इमरजेंसी में भी समाप्त नहीं होता है, जिसके लिए हम लोग आर्टिकल 359 में क्लियरली पढ़ते हैं। परंतु यहाँ पर ये कहता है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया, यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया के आधार पर इसमें जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे देखिए कोई व्यक्ति किसी दूसरे का मर्डर करता है तो 302 में उसको मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो जब 302 में अगर मृत्युदंड दिया जाता है तो यहाँ पर एक विधि की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि किस आधार पर उसका जो है FIR होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके बाद जो है चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल हो रहा है, उसके बाद जो है जजमेंट आता है, उसी के अनुसार जो भी एक्टिविटीज आगे चलती रहती है। तो ये एक सम्यक प्रक्रिया है, उसी के आधार पर इस पर निबंधन लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये शब्द का जो उपयोग हुआ है ये हुआ है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो बिल्कुल यहाँ पे कहा गया किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, यानी जो प्रक्रिया दी गई विधि द्वारा स्थापित उसी के अनुसार वंचित किया जाएगा। उदाहरण के लिए 302 का भी हमने दिया, तो यहाँ पर आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी इन सेक्शन को हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। तो देखिए पहला समानता का अधिकार, बिल्कुल समानता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर जो है 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ। विरोध करने का अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 में दिया। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता आ जाती है। बिल्कुल यहाँ अगला ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर विरोध करने का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के 6 मूल अधिकारों में से नहीं दिया गया। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और भारत में देखिए मूलतः इस समय भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है, परंतु जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो है इसमें 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति का जो मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था, इसको यहाँ से रिमूव करके अनुच्छेद 300A में भेज दिया और अब ये एक विधिक अधिकार हो गया है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में यहाँ पर जो है
जो प्रोटेक्शन दी गई है वो दी गई प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधित संरक्षण दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अनुसूचित जातियों की कोई बात ही नहीं की गई है। वही अगर अनुच्छेद 19 देखें तो अनुच्छेद 19 जो है उसमें भी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की, तो फ्रीडम की बात की, तो यहाँ पर भी अनुसूचित जाति से संबंध न रख के नागरिक सिटीजन शब्द का प्रयोग है सभी के लिए है, तो कोई विशेषता अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं है, तो ये भी यहाँ गलत जाएगा। अनुच्छेद 18 देखिए, अनुच्छेद 18 कहता है कि यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स की बात करता है, तो वहाँ पर जो है ये भी यहाँ पर इसमें भी जो है अनुच्छेद जो है अनुसूचित जाति जनजाति की बात। हाँ, अनुच्छेद 17 है यानी आर्टिकल 17 है, ये बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पष्टता का अंत करने की, तो बिल्कुल यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी इसमें दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया, तो इन्हीं ये जो है बहुत ही डिस्क्राइब्ड पार्ट है यहाँ पर, परंतु ऐसा आर्टिकल 17 में इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया। आर्टिकल सिंपल सी बात करता है कि यहाँ पर एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस एंड एनी फॉर्म ऑफ फॉरबिडन कर दिया गया है, इस चीज़ को रोक दिया गया कि इस तरह की कोई अस्पष्टता छुआछूत के लिए अगर कोई करता है, भेदभाव करता है इस आधार पे, तो उसको रोक दिया जाता है। तो ये चीज़ थी यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है यहाँ पर मानव दुर्व्यापार व बलात्संग प्रतिषेध, बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल 23 जो है वो इसकी बात करता है, यानी यहाँ पर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस तरह के जो है चाइल्ड लेबर और इन सब चीज़ के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है आर्टिकल 23 में। बाकी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, बिल्कुल अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 29 में, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ही सही है। बाकी थर्ड देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी बिल्कुल संविधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी गई हैं तो वो बिल्कुल भी आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के प्राप्त है आर्टिकल 32 के तहत, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बाकी यहाँ शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो बिल्कुल यहाँ पर आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था जो अब रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट, यहाँ होना चाहिए था आर्टिकल 30 ना कि 31, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? इस क्वेश्चन पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कई पहले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स में चर्चा की थी, जिसमें कि कई केसेस भी हमने डिस्कस किए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया गया कि पार्लियामेंट जो है वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, पर विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है लोकसभा, दूसरा है यहाँ पे राज्यसभा, तीसरा संसद और जो चौथा सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है संसद, तो संसद में ही इतनी शक्ति है जो यहाँ पर मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सर्वोच्च न्यायालय इसको जुडिशियल रिव्यू करता है, तो रिव्यू की शक्ति यहाँ पर दी हुई है कि ये जो भी विधि बनाई गई है क्या जो है वो विधि सम्मत है और क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रही है संविधान की, तब वो वैलिड है, अदरवाइज वो वहीं पर शून्य हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यहाँ पे पहला, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। कई बार प्रीवियस एग्जाम में प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो बिल्कुल यहाँ पर अनुच्छेद 32 को ही संविधान की जो है यहाँ पर आत्मा कहा गया, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो है इसमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की गई है, जिसके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है रिव्यू करता है और वो देखता है, जुडिशियल रिव्यू करता है और देखता है कि जो भी विधि बनाई जा रही है क्या वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करती है कि नहीं करती, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये चीज़ स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे कारण देख लेते हैं, यहाँ पे कारण यहाँ अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, नीचे दिए गए कूट से सही, तो बिल्कुल यहाँ पर अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर में दिया गया, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का आधार है। देखिए जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट जो है जब जुडिशियल रिव्यू करता है तो वो अनुच्छेद 32 के साथ में अनुच्छेद 13 को भी पढ़ता है, तो इसके तौर पर और जुडिशियल रिव्यू जो भारतीय संविधान में लाया गया, देखिए कहाँ से लाया गया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट बहुत सशक्त है और उसके पास जो पावर्स हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ अधिक शक्तियाँ वहाँ दी गई हैं, तो न्यायपालिका वहाँ ज़्यादा सशक्त मानी जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला है वैदिक प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी है पे दृष्टांत अभिसमय,
और लास्ट ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कथन है यहाँ पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ कारण देख लेते हैं। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। बिल्कुल ये देखिए जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 क्लियर कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो समान लोग हैं सभी को, जो विधि के समक्ष सभी लोग समान रूप से होगा, ये तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो गया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि जो भी व्यक्ति समान है उनको उसी तरह का दर्जा दिया जाए, और जो व्यक्ति थोड़े पिछड़े हुए हैं या फिर जो है उस वर्ग में जो है समाज के समान रूप से जो है उनको वरीयता नहीं मिल पाई है, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षिक स्तर इन सभी आधारों पर हो सकती है, तो उन लोगों के लिए राज्य विशेष व्यवहार कर सकता है, उनको समान क्षेत्र, समान जो है समाज के वर्ग तक लाने के लिए। तो ये सब जो है इसमें दिया हुआ। तो बिल्कुल यहाँ कथन और जो है कारण जो है दोनों ही यहाँ पर ठीक हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दोनों ही यहाँ पर सही है। और ऑप्शन बी है यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सही है। और ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है। बिल्कुल यहाँ पर ए और आर जो हैं ये दोनों ही सही है, किंतु ए सही स्पष्टीकरण नहीं है आर का, तो ये भी यहाँ गलत है क्योंकि जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर देखिए आप किसी को भी डाउट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो फिर जो है उससे प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए इसको छोटा करने के लिए यहाँ पर कम इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं। तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन कौन से 4 अधिकारों में दिया गया। तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, यानी आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। मीन्स द राइट ऑफ फ्रीडम जो दिया गया है इट इज़ अवेलेबल इन आर्टिकल 19 टू 22। और उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, तो वो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। उसके बाद द प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस राइट्स के बारे में बात की गई है, तो 25 से 28 तक है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात है, वो 29 एंड 30 में। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया है 19 से लेकर 22 तक। बिल्कुल यहाँ पर पहला ही अनुच्छेद, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है, यानी आंसर 1 आर्टिकल 19 टू 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कथन है यहाँ पे ए राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। बिल्कुल यहाँ पर ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन हु इज अटेम्प्टिंग द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको नेसेसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, वो विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री होगी यहाँ पर। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये सही है। और अच्छा ये जो अधिकार है ये जो है फंडामेंटल अधिकार है और आर्टिकल 21A के द्वारा ये संविधान में जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट में। मीन्स आर्टिकल मीन्स राइट टू एजुकेशन इज एडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन by the amendment of 86 amendment and in which year in 2002 2002 में ये जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है, 86 अमेंडमेंट के द्वारा आया। और कब आया? ये 2002 में आया, जिसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को लिया गया? 6 से लेकर 14 वर्ष के लिए। और सुविधा क्या थी? यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य, यानी मैंडेटरी यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, देनी है बच्चों को। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे रीजन है, कारण देख लेते हैं। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मानवाधिकार के रूप में विकसित करने का अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य। बिल्कुल यहाँ पर जो मानवाधिकार के लिए शिक्षा अधिकार जो है वो एक बहुत ही जरूरी, आवश्यक और उसके विकास के लिए बहुत ही आवश्यक जो है अधिकार है। शिक्षा के बिना इंसान जो है अधूरा है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। सो यहाँ पर कथन स्टेटमेंट एंड इट्स रीजन बोथ आर करेक्ट है। सो ऑप्शन ए दे रहा है यहाँ पर, ए एंड आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो बिल्कुल ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। देखते हैं यहाँ पे 99 में क्या कहता है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। तो देखिए
शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है वो संविधान में किस अनुच्छेद से दिया गया, तो वो दिया गया अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इन दोनों अनुच्छेदों में राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में जो अधिकार दिए गए हैं ये दिए गए अनुच्छेद 23 और 24 में। अब देखते हैं यहाँ पे पहला दिया मानवदेह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी को निषेध किया गया। बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी पहला जो है बिल्कुल सही यहाँ पर, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो है बलात्कार श्रम को यहाँ पर रोका गया। अच्छा, ये बेगारी क्या होता है? बेगारी मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति फोर्सली किसी से काम कराता विदाउट एनी पे, उसको उसके बिहाफ पर ना तो कोई वेज सैलरी कोई कुछ भी नहीं दे रहा है उसको, तो ये एक तरह की बेगारी कही जाती है यहाँ पे। और देह व्यापार तो सभी को मालूम ही है, तो ये दोनों ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लॉयटेशन में। नेक्स्ट यहाँ पे बी जो ऑप्शन सेकंड है ये है स्पष्टता का अनुकूल। बिल्कुल जो एवोल्यूशन ऑफ टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी है ये आर्टिकल 17 में दिया गया है, तो ये एक राइट टू इक्वलिटी में आता है, ना कि यहाँ पर जो है शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये नहीं आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, बिल्कुल यहाँ पर अल्पसंख्यकों के जो हितों की सुरक्षा वो आर्टिकल 29 में दी गई है और वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में टॉपिक है, तो ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 4th नंबर पर दिया है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। बिल्कुल ये जो यहाँ पे शोषण के अधिकार के तहत आता है और आर्टिकल 24 यहाँ पर कारखानों में बालकों यानी जो हैजार्डस प्लेस हैं वहाँ पर प्रोविजन किया गया है कि बच्चों को वहाँ पर नहीं रोका जाएगा। इसमें जो है हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी इस बार देख चुके हैं, जिसमें कि MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस था और जिसमें कि शिवाकाशी फैक्ट्रीज की जो क्रैकर्स फैक्ट्रीज थी वहाँ भी इसको देखा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये स्टेटमेंट भी सही, क्योंकि ये आर्टिकल 24 में यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो यानी फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही यहाँ पर सही है, तो बिल्कुल आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखते हैं यहाँ पर इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहला दिया हुआ है द अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, तो यहाँ अधिकार जो है नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये गलत है। यहाँ पर अधिकार जो होते हैं वो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दावे होते हैं, ना कि राज्य जो है वो दावा करेगा नागरिकों के खिलाफ, तो बिल्कुल गलत है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकार में विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है। तो ये यहाँ देखिए ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नहीं बैठता है। यहाँ पर क्या विशेषाधिकार दिए हैं जो कि राज्य के संविधान, तो संविधान राज्य का कैसे हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो राइट्स हैं यानी फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए, राइट्स दिए गए हैं, ये राज्य के विरुद्ध होते हैं नागरिकों के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। यहाँ पर राज्य जो सिटीजन है और पर्सन है वो इसको इन्फोर्स करा सकते हैं स्टेट के अगेंस्ट में अंडर आर्टिकल 32 और एज अ फंडामेंटल राइट, बट अगर एज अ लीगल राइट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट करेंगे तो वो 226 में हाई कोर्ट्स में भी करा सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कराएंगे, यहाँ हाई कोर्ट के थ्रू कराएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी देख लेते हैं, अधिकार अधिकांशतः लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों को विशेषाधिकार। तो बिल्कुल यहाँ अधिकार जो है वो लोगों के विरुद्ध ना होकर वो जो है राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक अधिकार है फंडामेंटल राइट में जो लोगों के विरुद्ध दिया गया है, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 एक लौता ऐसा अधिकार है जो लोगों के विरुद्ध दिया गया है। यहाँ पर जो लोगों के, जैसे देखिए वहाँ पर दिया गया था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को रोकने के लिए। तो इस चीज़ के लिए ये लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज में व्याप्त थी, जिसको दूर करने के लिए अनुच्छेद यहाँ पर संविधान में डाला गया फंडामेंटल राइट के तौर पे। तो ये ऐसा आर्टिकल है जो है यहाँ सरकार तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती है पब्लिकली, जहाँ तक ऐसा होता है, तो इसलिए ये लोगों के विरुद्ध, और ये एक ऑफेंस भी है इसमें, और क्लियरली जो है मेंशन भी किया गया है आर्टिकल 17 में कि इट इज़ पनिशेबल। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो राइट्स हैं अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, इट इज़ द क्लेम ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सो पार्ट 4 शुरू हो जाएगा उसी के बाद से। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन का जो बटन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।